नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या भारत में कैंसर विकराल रूप लेता जा रहा है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दरअसल आईसीएमआर ने कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि 2025 तक भारत में कैंसर के मामलों में 12.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं हाल ही में फार्मा कंपनी फाइजर के सीईओ ने भी कहा था कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में हर 3 में से 1 व्यक्ति यानी कि हर तीसरा व्यक्ति कैंसर की जद में आ सकता है। तो क्या कैंसर का डर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्यों कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसके लक्षणों पर बात तो करेंगे ही, साथ ही इससे बचने के उपायों पर भी एक्सपर्ट से बात करेंगे और एक समझने की कोशिश करेंगे कि ये तस्वीर दिनों दिन भयावह आखिर क्यों होती जा रही है। साइंस तरक्की कर रहा है, जागरूकता बढ़ रही है, लोगों में, देशों में, मेडिकल फ्रेटर्निटी में कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस बीमारी को लगाम लगाने में नाकाम हम क्यों साबित हो रहे हैं? बहुत खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस जानलेवा बीमारी को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने कहा है कि देश में 2025 तक कैंसर के मामलों में 13.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी इस दौरान देश में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़कर 15,70,000 के करीब हो जाएगी, जबकि साल 2020 में यह आंकड़ा 14 लाख के करीब था। 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 14.25 लाख के करीब हो गया। वहीं 2022 में कैंसर के मामलों में फिर तेजी देखने को मिली और यह आंकड़ा बढ़कर 14,60,000 के लेवल को पार कर गया। इसमें महिलाओं की संख्या जहां 7.5 लाख के आसपास थी, वहीं पुरुषों की संख्या 7,12,000 के करीब थी। यानी महिलाओं में कैंसर का खतरा ज्यादा पाया गया। भारत में पुरुषों में आमतौर पर मुंह, फेफड़े, कोलन और गले के कैंसर का खतरा रहता है, तो वहीं महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट और इसके बाद सर्वाइकल और ओरल कैंसर का खतरा रहता है। 14 साल की उम्र के बच्चों में लिम्फॉइड ल्यूकेमिया यानी ब्लड से जुड़े कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। आईसीएमआर ने कहा है कि जीवन काल में हर 67 पुरुषों में से 1 को लंग कैंसर और हर 29 महिलाओं में से 1 को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है। कैंसर को लेकर आईसीएमआर की चिंता को इसलिए बल मिलता है क्योंकि हाल ही में ग्लोबल फार्मा कंपनी फाइजर के सीईओ भी एक बयान में कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में कैंसर की बीमारी तेजी से फैल सकती है और हर 3 में से 1 व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। जहां तक भारत की बात है तो एक आंकड़े के मुताबिक हर 8 मिनट में भारत में सर्वाइकल कैंसर से 1 महिला की मौत होती है, जबकि ब्रेस्ट कैंसर के चलते हर 2 में से 1 महिला की मौत होती है। कैंसर से मरने वाले पुरुषों में 25% की मौत ओरल कैविटी और लंग कैंसर से होती है, जबकि महिलाओं में 25% मौत ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैविटी से होती है। भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है, जबकि विकसित देशों में 10 में से 3 से 4 मरीजों की मौत होती है। भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर महज 1 डॉक्टर उपलब्ध है, वहीं अमेरिका में 100 कैंसर मरीजों पर 1 डॉक्टर मौजूद है। कैंसर का पता अगर शुरुआती स्टेज में चल जाए तो इलाज के जरिए इसे हराया जा सकता है। कैंसर का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जरिए किया जाता है। इसके अलावा कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का भी इस्तेमाल होता है। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों के लिए फिजिकल एक्टिविटी में कमी, खराब लाइफस्टाइल, शराब, सिगरेट और तंबाकू के अलावा प्रोसेस्ड फूड, प्रदूषण, मोटापा और आनुवंशिक कारण भी कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में इससे बचाव के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है। खासकर हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के साथ हेल्दी फूड का सेवन के अलावा तंबाकू, शराब और स्मोकिंग से दूरी बनाए रखने के साथ 50 की उम्र के बाद कैंसर की स्क्रीनिंग कराते रहने से इस बीमारी से बचा जा सकता है और कैंसर को हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा दें। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर भार्गव, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है डॉक्टर कपिल गोयल सर, जो कि कंसल्टेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में। डॉक्टर गोयल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर शो पर हमारे साथ है डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर सर्जन हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान आपका भी हमारे शो पर। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर भार्गव आप ही से करना चाहेंगे। आईसीएमआर ने जो अपने प्रोजेक्शंस दिए हैं 14.6 लाख
इन 2022, और अब ये कह रहे हैं कि 2025 में ये 15.7 लाख हो जाएंगे, 15 लाख से ऊपर हो जाएंगे। कैंसर का सर कोई भी नंबर हो वो डराता है और चिंताएं पैदा करता है, लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी में आप लोगों में क्या ये बढ़ोतरी है, ये एक सामान्य बढ़ोतरी है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, या फिर कुछ अनयूजुअल या अलार्मिंग आपको दिख रहा है इन नंबर्स में सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आईसीएमआर के आंकड़े हैं वो आंकड़ों से भी ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स होंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी टेरिटरी ऐसी हैं जहां पे कैंसर अभी बल नोटिफाइबल नहीं है और नोटिफाइड नहीं होता। तो आईसीएमआर बेसिकली अपनी रजिस्ट्री में इकट्ठा करती है, फिर एक्स्ट्रापोलेट करती है कि इतने लोगों को कैंसर होने की संभावनाएं हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो या टोबैको कैंसर हो, इसमें हमने अभी बहुत सारे ब्लड कैंसर के बारे में बात नहीं करी। तो ये जो आंकड़े हैं ये तो बढ़ेंगे और ये बहुत नॉर्मल और नेचुरल फिनोमिना है। क्यों? इसके बहुत सारे कारण है। पहली बात तो ये कि हमारी जिस प्रकार से आयु बढ़ती जा रही है, जब हम आजाद हुए थे तो हम 35 साल में हमारी आयु थी, एवरेज लाइफ स्पैन था, और आज वो बढ़ के 70-75 साल हो जाएगा 2025 में। तो इस वर्ग के जो लोग होंगे इनमें भी कैंसर में 18 से 20% की बढ़ोतरी होगी। साथ ही में लाइफस्टाइल जो हमारा चेंज हुआ है, डेवलपिंग कंट्री से जब हम डेवलप विकसित कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड का यूसेज है, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी वजह से जो कैंसर्स बढ़ते हैं, जिसको हम अभी अनदेखा करते थे, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल की वजह से लिवर कैंसर है, पेट के कैंसर्स हैं, ये भी बढ़ते हुए नजर आते जा रहे हैं। साथ ही में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ना एक बहुत बड़ी वृद्धि है, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है, साथ में मैरिजेस की एज बढ़ती जा रही है, साथ ही में जो स्तनपान, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग होती थी, उसका कमी होने के कारण महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता हुआ दिखता है। और सर्वाइकल कैंसर अर्बन से कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ दिखता है, जबकि रूरल में अभी भी वो एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टेस्टिंग बहुत जगह पे नहीं होती। तो दो कैंसर जिसको हम बचा सकते हैं, एचपीवी साथ में ओरल कैंसर, इस पे बहुत हमारे को युद्ध करना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं करते हैं तो लाइफस्टाइल की वजह से इन कैंसर की वृद्धि हो रही है। तो कैंसर की वृद्धि इसलिए नहीं हो रही कि किसी कारणवश कैंसर बढ़ता जा रहा है, बट कैंसर का प्रिविलेंस पहले भी था, हमको पता नहीं चलता था क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे। पोस्ट कोरोना आपका चैनल प्लस लोगों में जो जागरूकता आई है, उसी से कैंसर के केसेस जल्द से जल्द पकड़ाई में आ रहे हैं। और ये अनुमान है कि जो 13.5% से आईसीएमआर ने बताया है, शायद ये 15-16% पे भी तेजी से फैलने लगे। एक सिंपल सा आंकड़ा मैं देता हूं, 10 साल पहले जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो स्टेज 3, स्टेज 4 में 80-90% लोग आते थे। स्टेज 1 और स्टेज 2 बहुत ही कम आते थे, 10-15% आते थे। इन 10 सालों में, एक दशक में स्टेज 1 स्टेज 2 का आंकड़ा 30 से 40% हो चुका है। मतलब 10% से 40% पे स्टेज 3, स्टेज 4 के, स्टेज 1, स्टेज 2 पे कैंसर पकड़ाई में आने लगे, क्योंकि लोगों में जागरूकता आने लगी। और 60% ही लोग स्टेज 4 पे आने लगे, जो कि पहले 80-90% आते थे। तो कैंसर का बढ़ना प्रॉब्लम एक बढ़ भी रही है, क्योंकि कोई ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारे जो जीवनचर्या, उस दिनचर्या, उससे बदलाव आ रहा है। और साथ में हम उसको डायग्नोज भी ज्यादा कर रहे हैं, जो शायद पहले कहीं ना कहीं एक दशक पहले हिडन होते थे। उसी के साथ में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए, कैंसर पे चर्चा बढ़ने लगी, कैंसर विशेषज्ञ बढ़ने लगे। जहां पे देश में 10 साल पहले शायद 800 या 900 कैंसर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, आज वो बढ़ के 3,500-4,000 हजार कैंसर स्पेशलिस्ट देश में हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कैंसर का प्रिविलेंस तो बढ़ ही रहा है, कैंसर के डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट भी बढ़ रहा है। जहां पे रेडिएशन मशीन आज एक दशक पहले सिर्फ 80 रेडिएशन मशीन थी, आज वो बढ़ के 120 रेडिएशन मशीन हो चुकी है। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि यस सर, अब हमारे सामने दो बड़ी पिक्चर जो आपने रखी, एक जो डेटा है वो डेटा बड़ा दिख रहा है, और आपने जैसा कहा कि आईसीएमआर का इस डेटा के अलावा भी शायद कैंसर के मरीजों की तादाद जो है वो और ज़्यादा और पोटेंशियलिटी भी हो, लेकिन उसी के बीच में एक थोड़ा सा एक क्या हम इसे कहें, अगर थोड़ा सा ठीक एक राहत देने वाली पिक्चर अगर हम देखें तो वो ये है कि इसके बारे में जागरूकता बढ़ रही है, इससे जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं वो बढ़ रहे हैं, ओवरऑल जो स्क्रीनिंग है वो बढ़ रही है। तो वो थोड़ा सा एक तरह से आप इसे राहत भरा पहलू ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबको सामने नज़र आती है, डॉक्टर अंशुमान, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जितनी भी
जो डेटाज हैं अलग अलग आते हैं। अब जैसे हमने कहा था कि जो फाइजर के जो सीईओज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कह रहे हैं कि हर तीसरे आदमी को होगा, उनके अपने प्रोजेक्शंस हैं। अलग अलग डेटा हमारे पास आते रहते हैं, अलग अलग संस्थाओं के आते रहते हैं, सरकार की तरफ से अलग आते हैं। इन डेटा को अगर ना जाएं देखते हुए, तो एक डॉक्टर जो कि कैंसर, आपके जैसे जो कैंसर सर्जन्स होते हैं या जो कैंसर से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी टेबल पर आने वाला मरीज और उनकी तादाद और उनके जो लक्षण हैं और उनका जो बैकग्राउंड है, वो सही तस्वीर पेश करते हैं। तो जैसा अभी हमने डॉक्टर साहब को सुना, उसी तरह से मैं आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूँगा कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनका एनालिसिस करके आप मौजूदा परिस्थिति का आकलन कैसे करेंगे, डॉक्टर अंशुमान? जी दीपक साहब, देखिए, कैंसर माने ना माने महामारी का रूप ले चुका है। इसको डाटा में डिक्लेयर गवर्नमेंट जब चाहे करे। 2025 तक हिंदुस्तान पूरे विश्व की कैंसर की राजधानी डिक्लेयर हो जानी चाहिए। यूएस के भी एक साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक पेपर में लिखा कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एपिडेमिक का रूप ले चुका है। अब दूसरी बात है कि एज ए प्रैक्टिशनर हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, जो हमारे कलीग हैं या हम लोग भी देख रहे हैं। पहले एक जनपद या जिले से एक मरीज आया करता था जो बताता था कि यहाँ पे हमने इलाज कराया। आज हालत ये है कि हर मोहल्ले से या बगल के घर से हर मरीज कैंसर का मिल रहा है। कैंसर के केसेज इंसिडेंस बढ़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। डिफरेंसेज मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी में थोड़ा अंतर है। जैसे मेट्रो सिटी में ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन जरूर हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी अर्ली स्क्रीनिंग का रोल है। लेकिन अभी भी नॉन मेट्रो सिटी, मेट्रो को हटा दें तो अभी भी ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। तो इसमें स्क्रीनिंग डिटेक्शन से नहीं बढ़ा कैंसर का केस, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेज बढ़े, सर्वाइकल कैंसर केसेज बढ़े। गुटखा तंबाकू के कारण जो मुंह का कैंसर या गले का कैंसर था, इसके केसेज काफ़ी बढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल राइज जिसको कह सकते हैं। और उम्र कम हुई है। पहले आमतौर पे 50-55 के लोग माउथ कैंसर या थ्रोट कैंसर लेके आते थे। आज 20-22 साल का यंग लड़का, 24 साल का यंग लड़का मुंह का कैंसर लेके आ रहा है। ये सीधा सीधा तंबाकू से इसका संबंध है। और बहुत लंबा समय भी नहीं, तंबाकू या गुटखे के सेवन के 5 से 7 साल के अंदर कैंसर हो रहा है, जिसको हम डायरेक्ट कोरेबरेटिव एविडेंस कहते हैं। इसके केसेज बढ़े। ओवरऑल आपके वातावरण में प्रदूषण बढ़ा, फेफड़े का कैंसर बढ़ा दिया, प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ा, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड बढ़ा जो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ। इसको अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे अर्बनाइजेशन का फायदा क्या जो इंसान को स्वस्थ ना छोड़ के बीमारी के सीने पे चढ़ के डेवलपमेंट करा रहा हो, उसके कारण कैंसर केसेज बढ़े। सुविधाएं डिटेक्शन की उस रफ्तार में नहीं बढ़ी हिंदुस्तान में जिस रफ्तार में केसेज बढ़ रहे हैं, इसलिए आज भी लेट डायग्नोसिस मैक्सिमम केसेज में हो रहे हैं। तो ये एक पजलिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत समय पे इसको रोकने की जरूरत है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज अगर ब्रेक लगाएंगे तो इसकी गाड़ी जाके 10 साल बाद रुकने की स्थिति में होगी, मतलब स्लो डाउन होगा। अदरवाइज इसकी रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर गोयल, मैं आपका ऑब्जर्वेशन भी समझना चाहूँगा। कहा जाता है कि ये तो मल्टी फैक्टरल डिजीज़ है, कोई एक इसका कारण नहीं है, बहुत सारे रिस्क है, एजिंग पॉपुलेशन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तंबाकू का इस्तेमाल जिस पर अभी हमारे दोनों डॉक्टर्स ने जो है प्रकाश डाला, अनहेल्दी डाइट एक बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया और एयर पॉल्यूशन से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। आपके पास जो मरीज आ रहे हैं, आप जो आपका ऑब्जर्वेशन का दायरा है उसमें आप सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं कैंसर के बढ़ने की? जी, सबसे बड़ी वजह तो कैंसर के बढ़ने की वही है, जैसा कि और स्पीकर्स ने भी कहा, जो हमारा गुटखा का सेवन है, तंबाकू है, स्मोकिंग है, ये सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि मोस्ट कॉमन कैंसर तो हेड एंड नेक, ओरल कैविटी और ये वाले कैंसर हैं। ये मोस्टली जो होते हैं ये गुटखा या खैनी, तंबाकू ये सब खाने से होते हैं। दूसरा स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है। अगर ये दो चीज़ें कम कर दी जाएँ तो मैं समझता हूँ काफ़ी सारे कैंसर के केसेस कम हो जाएंगे। फीमेल्स की अगर बात करें तो उनमें ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को हम ट्रीट नहीं कर ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बट उसके लिए भी अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग ये सब कर सकते हैं, जिससे कि वो पहले स्टेज में पकड़ में आ जाए। और सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन है, ये की जा सकती है। तो मैं जो अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गॉल ब्लैडर कैंसर, जो यूजुअली अगर हम डेटा की बात करें तो गॉल ब्लैडर कैंसर टॉप 5 में नहीं दिखाई देता है, बट
स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आस पास के एरियाज में स्पेशली फीमेल्स में गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अभी इस समय देखा जाए तो जो नंबर ऑफ केसेस हमारे पास जो आते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट और गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर पे है। उसका कारण है क्योंकि बहुत सारे जैसे जो गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं उनके लिए जो सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद पता चलता है कि उसमें कैंसर था। तो एक ये वो है, उसका कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, मोटापा है जो कि डाइट और एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से होता है। इन दोनों कारणों की वजह से ये बढ़ता जा रहा है। एब्सोल्युटली। अब देखिए, एक चीज़ जो थोड़ा सा समझनी होगी वो ये कि अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ मिथ्स इससे जुड़े हुए जो हैं वो, और डिनायल मोड। ये एक मिथकों का जो अंबार हमारे चारों ओर लगा हुआ है कैंसर से जुड़ा हुआ, और दूसरा जो एक आम व्यक्ति का डिनायल मोड है, ये कितना जिम्मेदार है? मुझे कभी कैंसर नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ा मिथ जो चला आता है कि भाई हमारे परिवार में तो किसी को नहीं है, दूर दूर तक किसी को नहीं है, तो हमें कैंसर कैसे हो जाएगा? तो ये इस तरह की जो धारणाएं हैं या मिथक हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं? तो कैंसर का डर आखिर कब जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शुरू में ये माना जाता था कि कैंसर को लेकर जितने भी मिथ्स हैं, जैसे जैसे वो दूर होती जाएंगी, कैंसर को लोग बहुत सहजता से स्वीकार करना शुरू करेंगे और उससे उतना ज़्यादा डरेंगे नहीं जितना डरा जाता है अक्सर। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसके मामले बढ़ रहे हैं, उसका डर जा नहीं रहा है। इस पर हम चर्चा करने की कोशिश आज हम कर रहे हैं कि क्या क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं। डॉक्टर भार्गव, अब जब मैं मिथ्स की बात कर रहा था, अब उनमें मिथ्स कहें, धारणाएं कहें, या फिर वाकई में कभी कभी तो वस्तु स्थिति भी लगती है, वो इसमें दो बड़ी दिक्कतें आती हैं सर। जैसे ही कैंसर का नाम सुनते तो एक आदमी के जहन में दो चीज़ों की कमी आती है। एक, उसकी ज़िंदगी की जो दिन है उसमें कमी, और दूसरा उसके पास जो पैसा है उसमें कमी, यानी कि जिंदगी को खोने का डर और सब कुछ बिक जाने का डर। ये दोनों डर अभी कैंसर से गए नहीं है सर। कितनी सच्चाई है इनमें, और क्या हम इस डर से पार पाए हैं अब तक? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि कैंसर ना होने का एक ही तरीका है कि हमारा जन्म नहीं लेते। जो इंसान ने जन्म लिया है उसे कैंसर हो सकता है, ये बात मान के चलिए। हमारी सिंपल तीनों जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है, और लाखों ऐसे डॉक्टरों की जिम्मेदारी है जो कि ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम बनाए जिसमें जिस सहजता से आपने कैंसर शब्द पिछले 15 मिनट में 18 बार बोला, उसी सहजता से लोग उसको ले पाए। तीन चीजें उनके जहन में आती है। क्या ये मृत्यु का संदेश है? नहीं दोस्तों, कैंसर को स्टेज 1 स्टेज 2 पे पकड़ा जाए तो मृत्यु का संदेश नहीं है। बी इनटॉलरेंट टू योर बॉडी। हम इंटॉलरेंस की बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूं बी इंटॉलरेंट टू योर बॉडी। अपनी बीमारी, अपने शरीर की बातों को सुनने की आदत डालें। कोई गिल्टी है, कोई खांसी आ रही है, खांसी में खून आ रहा है, जितने दर्शक देख रहे हैं, कैंसर पहले सोचे, बाकी बात पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। स्टेज 1 स्टेज 2 में आज भी 80% कैंसर को जड़ से हटा के नॉर्मल जी सकते हैं। मेरी कजन को ब्रेस्ट कैंसर 1995 में हुआ था, जब मैं मेडिकल स्कूल में घुसा था। आज तक वो ठीक ठाक है। ये बात ध्यान मान के चलिए। दूसरी चीज, बहुत महंगा इलाज। ये बहुत बड़ी मिथ है कि इलाज महंगा है, हमारा सब कुछ बिक जाएगा। आज की तारीख में ब्लड कैंसर का इलाज CML का 2000 रुपए की महीने की गोली खा के हो सकता है। लिम्फोमा का इलाज लाख 1.5 लाख रुपए में हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सरकार इसमें कार्यबद्ध है। सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से जेनरिक दवाइयों के मामले से हर गरीब आदमी का, इंसान का इलाज हो पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैंसर नीतियां जो है, कैंसर संस्थान जो है, वो खुलते जा रहे हैं, जहां पे अत्याधुनिक दवाइयां और मशीनें कम से कम पैसों में इलाज करती है। आप किसी भी चीज में उठा लीजिए। चौथी चीज, आयुष्मान भारत आपके साथ खड़ा है, जिसमें आपका कैंसर का इलाज हो सकता है। तो लास्ट माइल से लेके मिडिल क्लास से लेके अमीर से अमीर आदमी का आज की तारीख में इलाज संभव है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की कैंसर कीमोथेरेपी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगी, और बॉलीवुड की पिक्चरों की तरह, जिसे हम कहते थे बाल गिर जाएंगे, उल्टी दस्त होते रहेंगे, जिस तरीके से उसमें पोर्ट्रे किया गया, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज की अत्याधुनिक कीमोथेरेपी ना बाल गिराती है। हाँ, 40-50% कीमोथेरेपी से बाल गिरते हैं, बट 40-50% कीमोथेरेपी टारगेटेड है, जो सिर्फ बुरे सेल को मारती है, ना बाल गिराती है, ना उल्टी कराती है। और कुछ कीमोथेरेपी तो ऐसी है 20 से 30%, जिसमें आप शुक्रवार को कीमोथेरेपी लो, सैटरडे संडे को रेस्ट करो और मंडे को वापस ऑफिस में चले जाओ। तो तीनों मिथ को हटाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और जब ऐसी परिचर्चाएं
कॉमन प्लेटफॉर्म पे होती है, नेशनल प्लेटफॉर्म पे होती है और सहजता से होती है, बिना डरे होती है, तो लोगों के जहन में एक ही बात कौनती है कि कैंसर ही तो है, इलाज हो जाएगा। क्योंकि आपने और हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें हर कैंसर रोगी को ना ही कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बट उसको मेंटली भी उसको सहयोग देके हम कैंसर को हरा पाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। 2023 का देश है जिसमें हम कैंसर को हरा सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो जुड़ी हुई मिथ्स हैं, ये हमारे दिमाग में जब घर कर जाती हैं, तो फिर जैसे ही कैंसर शब्द का हम नाम सुनते हैं, भले ही हमारे आसपास हमें या हमारे परिवार में कोई कैंसर से रिलेटेड कोई शब्द हमारे पास सुनने या बोलने को ना मिले, लेकिन उसके बावजूद इस शब्द से डर लगने लगता है। तो ये एक धारणा जो है वो दूर करने की बड़ी अत्यंत आवश्यकता है। डॉक्टर अंशुमान, हर कोई अब यही पूछता है कि हमने मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर ली, क्या हम कैंसर के आने से पहले ही कुछ कैसा डायग्नोसिस कर सकते हैं, ऐसा कोई कुछ ऐसा स्क्रीनिंग कर सकते हैं जिससे पता चल जाए कि पोटेंशियलिटी है और बहुत पहले ही उसका वो शुरू हो जाए? कुछ ऐसा हो पाया है सर अभी तक? जी बिल्कुल। देखिए, 3 स्टेज में डेवलपमेंट हुआ है। एक तो प्रिवेंशन की बातें सामने आई, जिन जिन कैंसर के कारक का सीधा संबंध पता चला, जिसमें उदाहरण के तौर पे डॉक्टर राहुल भार्गव ने कहा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जिससे सर्वाइकल कैंसर, तो प्रिवेंटेबल कैंसर है, रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा डेवलपमेंट हुआ स्क्रीनिंग पे कि जल्दी से किसी कैंसर को कैसे पकड़ लें, लेकिन अफसोस बस अभी सारे कैंसर की स्क्रीनिंग संभव नहीं है। उसके लिए स्क्रीनिंग कैंसर, कौन कौन से कैंसर की स्क्रीनिंग हो सकती है, किस एज में करनी चाहिए, किसी लक्षण पे कौन से जांच हो, बिना लक्षण के कौन सी जांच हो, किसी एडिक्शन पे, किसी व्यसन में इन्वॉल्व है तो क्या जांच करनी है, इस तरह से स्क्रीनिंग के मेथड बने हुए हैं। तो उससे हम अर्ली स्टेज में या इवन प्री कैंसर स्टेज में, कैंसर हुआ ही नहीं उसमें पकड़ के उसको रोक सकें, अब्लेट कर सकें, मतलब खत्म कर सकें ताकि कैंसर डेवलप हो, ये डेवलपमेंट हुआ। और तीसरा डेवलपमेंट हुआ कि कैंसर बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए और जो ऑलमोस्ट मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि विज्ञान अभी भी 100% की बात कभी नहीं कहता है, ऑलमोस्ट क्यूरेबल स्टेज में पकड़ लें। तो अगर तीनों स्टेज पे जागरूकता दोनों तरफ होनी चाहिए, जो नॉन कैंसर के डॉक्टर हैं, मतलब नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके लेवल पे जागरूकता होनी चाहिए कि उनके पास कोई भी असामान्य लक्षण लेके कोई व्यक्ति आए तो उसकी जांच जरूर कराएं। हो सकता है 100 में से 90% को कैंसर ना हो, लेकिन 10% ऐसे स्टेज में पकड़ा जाएगा जो ठीक हो जाएगा। और जनमानस को भी जागरूक होना है कि एबनॉर्मल सिम्टम्स, असामान्य लक्षण हो, ठीक नहीं हो रहा तो उसकी जांच कराएं। ये तीनों स्तर पे अगर हम करें तो वाकई टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आ गया। अब धीरे धीरे चीजें ऐड हो रही, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी अभी रोल आने वाला है जो कि जल्दी आ जाएगा। एब्सोल्युटली सर। बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी के साथ कपिल गोयल सर के पास आ रहा हूं। संक्षेप में सर उत्तर चाहूंगा। ये जो अंतिम में वही बात जहां से हमने शुरू करी थी कि जो फाइजर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि साहब हर तीसरे आदमी को भविष्य में कैंसर होगा, तो हम क्या एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरह इसको मान लें और हम ये मान लें कि वाकई में होगा ऐसा, और अगर होगा तो कोई बात नहीं, तब तक हमारी तैयारी भी पूरी होगी, या फिर ये आपको वस्तुस्थिति से कोसों दूर लगता है, कोरी कल्पना लगती है? जी, कोरी कल्पना तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा होने की पूरी संभावना है। आज के टाइम में भी हम देखें तो कैंसर से जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ऐसा होना कि हर तीसरी मौत या तीसरे व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा, ऐसा होना तो बिल्कुल संभव है। बट ऑब्वियसली डरने से तो कोई फायदा है नहीं, हमें प्रिपेयर रहना होगा उस सिचुएशन के लिए। तो प्रिपेयरनेस के लिए वही 3 चीज़ें हैं जिनकी बात बार बार हो चुकी है। पहला तो प्रिवेंशन है, तो हम अपनी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो हमें करने होंगे, जो भी हैबिट्स हैं, एडिक्शन है, टोबैको, अल्कोहल, वो हमें छोड़ने होंगे। HPV वैक्सीनेशन, हमारे जितने भी स्कूल गोइंग किड्स हैं, जो भी हमारी गर्ल्स हैं स्पेशली, उनको सबको HPV वैक्सीनेशन लगवानी होगी और स्क्रीनिंग पे फोकस करना होगा, जिससे कि कैंसर अगर होता भी है तो वो जल्दी स्टेज में पकड़ में आ जाए और वो क्यूरेबल स्टेज में हो जाए। तो अगर ये प्रिपेयरनेस हमारी पूरी रहेगी और ये मास स्केल पे होगी तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिला के कैंसर शब्द जब जब आप सुने तो डरें बिल्कुल भी नहीं, और कोई भी डेटा सुने, डेटा बड़े डराते हैं लोगों को। तो शुरू में इस प्रोग्राम की शुरुआत में हम भी डेटा को लेकर बड़ा डर रहे थे, लेकिन तीनों से बातचीत करके ऐसा लगा कि ये बहुत एक सामान्य सा प्रोजेक्शन है, ट्रेजेक्ट्री है। तो डेटा से नहीं डरना है, कैंसर के नाम से नहीं डरना है, तैयारी जरूर कर लेनी है, और तैयारी क्या करनी है ये आपने आपको शो पे बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर कपिल गोयल, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अंशुमान कुमार, थैंक यू सो मच सर।
आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।